हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूज। दिस इज चेष्टा एंड आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के जबरदस्त से चैप्टर के बारे में जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पिछले चैप्टर में हमने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन को 45 मिनट्स के अंदर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर करते हुए ऐसे पीवाईक्यू के कटआउट्स लगाए थे जिसमें 2015 से लेकर 2026 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि रीनीट से पहले हर एक चैप्टर को क्विक, कंसाइज और इजी वे में करने का हमारा यहाँ पर प्लान है। तो आज इस छोटू से चैप्टर को 25 से 30 मिनट्स के अंदर एनसीईआरटी करते हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहली लाइन ये लिखी हुई है कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस क्या है? एक कांस्टेंट इंटरनल बॉडी का एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, आपका O2 लेवल मेंटेन रहता है बॉडी में, आपकी रेस्पिरेटरी रेट, हार्ट बीट, ये सारी चीजें मेंटेन रहती है। इनके पीछे रिस्पॉन्सिबल है कुछ ऑर्गन्स और उनके बीच का कोऑर्डिनेशन। यहीं से एनसीईआरटी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन दे रहा है, वो प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसको बहुत प्यारे एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज आप रनिंग कर रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो, उस टाइम पे आपकी मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है। मस्कुलर एक्टिविटी बढ़ रही है तो बॉडी की एनर्जी डिमांड भी बढ़ रही है। एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो ये जरूरी है कि हर एक ऑर्गन तक, टिश्यू तक, सेल तक ऑक्सीजन जाए, यानी कि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें अपना रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना पड़ेगा, हार्ट बीट बढ़ानी पड़ेगी ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा से ज्यादा और हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टॉप करते हो, आपकी ये जो नर्व्स है, लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स ग्रेजुअली अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं तभी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। इस कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में दो सिस्टम है, एक है न्यूरल सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं और सारी बॉडी की फंक्शनिंग को सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरा करते हैं। जब आप न्यूरल सिस्टम की बात करोगे तो आपको पता है न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क प्रोवाइड करता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस का। ये क्विक कोऑर्डिनेशन का सोर्स है, फास्ट होगा पर साथ साथ में शॉर्ट लिव्ड होगा। ऑन द अदर हैंड, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हो तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कुछ केमिकल्स की वजह से होता है, जिन केमिकल्स को आप हॉर्मोन्स कहते हो। ये इफेक्ट स्लो होता है पर लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस चैप्टर में हम डील करेंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में, नर्व इंपल्स की ट्रांसमिशन और कंडक्शन के बारे में। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में हमने एंडोक्राइन सिस्टम और हॉर्मोन्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट देखो, पॉइंट पर आते हैं। पहला हमारा जो मेन टॉपिक है वो है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम क्या होता है? देखो, न्यूरल सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या होता है, बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनको आप न्यूरॉन्स कहते हो। जैसे आपकी ब्लड की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? आरबीसी है। आपके किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन्स है। वैसे ही आपके न्यूरल सिस्टम की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स ऐसे सेल हैं जो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और आगे ट्रांसमिट करते हैं। जब आप एनिमल किंगडम देखते हो तो इनवर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रा की बात करोगे तो हाइड्रा में बिल्कुल सिंपल न्यूरल सिस्टम है, सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, सपोज इंसेक्ट्स तक आप आ गए, इंसेक्ट्स में आप देख रहे हो कि और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है नर्वस सिस्टम। ब्रेन भी है, साथ साथ में नंबर ऑफ गैंग्लिया है और न्यूरल टिश्यू भी है। गैंग्लिया क्या होता है? न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के कलेक्शन को आप गैंग्लिया बोलते हो। वर्टिब्रेट्स में तो और ज्यादा डेवलप्ड हो जाता है न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करोगे तो दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। वो साइड बॉडी की जो मेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइट है और कंट्रोलिंग साइट है। फिर पीएनएस क्या है? पीएनएस मतलब पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये आपका ब्रेन है और ये आपका सेंट्रल नर्वस, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिया। अब यहाँ से जितनी भी नर्व्स निकल रही है, जो ब्रेन से निकलेगी वो तो क्रेनियल नर्व्स होंगी, कमेंट सेक्शन में लिख दो कितने पेयर्स होगा, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स होंगी, ये भी बता दो कमेंट सेक्शन में कितने पेयर्स होंगी। तो ये जो नर्व्स हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक कनेक्टेड है, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा मानते हैं। ये नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपको दो तरह के फाइबर्स मिल जाते हैं, नर्व फाइबर्स मिल जाते हैं, एक तो एफरेंट फाइबर्स और दूसरे इफरेंट। मान लो आपने सेंटर में रख दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देख लो, तो टिश्यूज और ऑर्गन्स में से जो सिग्नल लेकर आए, इंपल्स लेकर आए, मैसेज लेकर आए,
वो एफरेंट है। एफरेंट मतलब आना, लेकर आना। तो टिश्यूज ऑर्गन्स में से, सेल्स में से जो स्टिमुलाई को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जा रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस टिश्यू और ऑर्गन तक जो लेकर आ रहा है वो क्या है, इफरेंट नर्व फाइबर्स है। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने किसी गर्म चीज पे हाथ लगाया तो वो गर्म चीज मेरे लिए स्टिमुलाई, ये स्टिमुलाई मेरा जो एफरेंट नर्व फाइबर्स है ये इस स्टिमुलाई को लेकर जा रहा है ब्रेन तक, और फिर मेरा ब्रेन मैसेज दे रहा है मेरे हाथ को कि हाथ पीछे हटा ले। तो ये जो ब्रेन मैसेज दे रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज दे रहा है, मेरे ऑर्गन्स तक जो मैसेज आ रहा है वो इफरेंट फाइबर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह के नर्व फाइबर्स पढ़ते हो। उसके अलावा देखो, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो हो जाता है हमारे पास सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा हो जाता है हमारे पास ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। अब देखो, सोमैटिक होता है बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन्स। ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को या इंपल्सेस को जो बॉडी की स्केलेटल मसल तक लेकर आए, या मोर एक्यूरेटली मैं कहूं वॉलेंटरी ऑर्गन्स तक लेकर आए, बॉडी के वो पार्ट्स जो हमारे कंट्रोल में, वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है। तो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में क्या आता है, ऑटोनोमिक नाम से पता चल रहा है जो खुद ब खुद चले, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंपल्सेस को इनवॉलंटरी ऑर्गन तक लाए, यानी कि स्मूथ मसल तक लेकर आए। अब बच्चों, ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ना, ये आगे दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आ जाता है हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा आ जाता है हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, जो फाइट या फिर फ्लाइट की इमरजेंसी की कंडीशन में काम कर रहा है। जब कैटेकोलामाइंस भी रिलीज होते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन भी जब रिलीज होते हैं, उस कंडीशन में जब ये काम करें। ठीक है? तो ये सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है। हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है इस टाइम पर। ठीक है? हमें स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है? उसके बाद ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है हमारा, प्यूपिलरी डायलेशन हो जाती है, पाइलो इरेक्शन हो जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या है, जो रेस्ट, रिलैक्स, डाइजेशन के टाइम पर चल रहा है। लास्ट आप यहाँ पर पढ़ते हो विस्कुलर नर्वस सिस्टम। विस्करा का मतलब ही होता है इंटरनल, यानी ये जो विस्करल नर्वस सिस्टम है ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसमें नर्व फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस होता है नर्व फाइबर्स का गुच्छा। ये सारे इंपल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब विस्करा इंटरनल ऑर्गन तक आए तो वो विस्करल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूरॉन, अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। जैसे हमारी किडनी की जो बेसिक यूनिट थी वो नेफ्रॉन थी, ब्लड की जो बेसिक यूनिट है वो आरबीसी है, ऐसे ही हम यहाँ पर न्यूरॉन की बात करें तो न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके तीन पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। अब आप ये चीज देखो कि ये मेरे पास सेल बॉडी है, इसको मैं सेल बॉडी कह रही हूँ। इस सेल बॉडी के अंदर एक तो न्यूक्लियस आता है, आसपास जो फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, और यहाँ कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये मॉडिफाइड आरिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम से मिलकर बने होते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इस सेल बॉडी को हम साइटोन भी बोल देते हैं, ठीक है, और सोमा भी बोल देते हैं। इस सेल बॉडी में से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं, हेयर लाइक ब्रांचेस निकलती हैं, जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। जब भी कोई नर्व इंपल्स आ रही है, ये इंपल्स इन डेंड्राइट्स के थ्रू आ रही है। ये डेंड्राइट्स इंपल्स को कहाँ कैरी कर रहे हैं, सेल बॉडी के टुवर्ड्स, और सेल बॉडी फिर आगे एक्सोन पे ये नर्व इंपल्स भेज रही है। तो कोई पूछे डेंड्राइट नर्व इंपल्स को कहाँ कैरी कर रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ, और एक्सोन अवे फ्रॉम सेल बॉडी। याद रखना ये जो निसल्स ग्रैन्यूल है ये डेंड्राइट में भी प्रेजेंट है, बताया हुआ है। डेंड्राइट ऑल्सो कंटेन निसल ग्रैन्यूल। डेंड्राइट क्या कर रहे हैं, इंपल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। फिर आ जाता है एक्सोन, जो कि एक लॉन्ग फाइबर है। एक्सोन का डिस्टल एंड ब्रांच्ड होता है, देखो एक्सोनल टर्मिनल ये ब्रांच्ड है, और यहाँ पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। साइनेप्टिक नॉब में कुछ केमिकल्स भरे होते हैं जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है ईच ब्रांच टर्मिनेट इनटू बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब, जिसपे सिनेप्टिक वेसिकल्स है, वेसिकल्स के अंदर केमिकल है जिनको न्यूरो ट्रांसमीटर बोल रहे हैं। एक्सोन क्या कर रहा है, नर्व इंपल्स को सेल बॉडी से अवे लेकर जा रहा है, दूर लेकर जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एक्सोन एंड डेंड्राइट न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एक एक्सोन है और बहुत सारी डेंड्राइट्स है, तो ये मल्टीपोलर न्यूरॉन का ही एग्जांपल है।
मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। फिर आता है बायपोलर। बायपोलर मतलब देखो एक एक्सोन है और एक ही डेंड्राइट है। ऐसा कोई अगर न्यूरॉन हो, एक एक्सोन है हमारे पास और एक ही आगे क्या है, डेंड्राइट है, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, ये मेरे पास हो जाता है बायपोलर, एक एक्सोन और एक डेंड्राइट। ये रेटिना ऑफ आई में मिलता है। फिर आता है यूनिपोलर, सिर्फ सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी के साथ एक ही एक्सोन मेरे पास प्रेजेंट है, तो ये यूनिपोलर है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है। उसके अलावा देखो यहाँ पर कुछ श्वान सेल है, ठीक है, ये सेल है श्वान सेल, और यहाँ पर एक कवरिंग है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो माइलिन शीथ के अकॉर्डिंग आप एक्सोन को दो टाइप पे बांट सकते हो, जहां माइलिन शीथ प्रेजेंट है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स और जहां एब्सेंट है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये माइलिन शीथ को कौन बनाता है, ये श्वान सेल बनाते हैं। तो एक बात याद रखना, पीएनएस में पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में श्वान सेल ही माइलिन शीथ को बना रहे हैं, लेकिन जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो जो माइलिन शीथ है उसको कौन बनाता है, एक सेल बनाते हैं जिसको हम ओलिगोडेंड्रोसाइट बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर इस पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व भी करेंगे। अब जहां पर देखो माइलिन शीथ नहीं है, देखो ये जहां पर इन पॉइंट्स पर माइलिन शीथ नहीं है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये चीजें हम पढ़ लेते हैं। दो टाइप के एक्सोन है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो है वो श्वान सेल से एनवेलप्ड होते हैं, श्वान सेल ही माइलिन शीथ को बना रहे हैं। दो एडजेसेंट माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको नोड ऑफ रेनवियर बोल रहे हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां पर मिलते हैं, स्पाइनल में और क्रेनियल नर्व्स में। ये आपने याद रखना है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स कहां मिलेंगे, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में। अनमाइलिनेटेड नर्व सेल्स, श्वान सेल तो यहाँ होता है, पर श्वान सेल अनमाइलिनेटेड नर्व सेल मतलब वहां पर श्वान सेल माइलिन शीथ नहीं बनाते हैं। ये ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में हमें मिलता है। क्लियर है, ये चीज हो जाएगी। चले आगे, यहां से क्वेश्चन देखते हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है, नीसल बॉडी कंपोज ऑफ, तो अभी बताया था फ्री राइबोसोम एंड आर्यन। फिर ये क्वेश्चन है, देखो पूछा हुआ है श्वान सेल क्या है, श्वान सेल क्या बना रहे हैं, तो माइलिन शीथ बनाते हैं। ए का तो 3 आ गया, बाकी ऑप्शन अपने आप कट गए, लेकिन फिर भी हमने पूरा सॉल्व करना है। बी में देखो साइनेप्टिक नोब में क्या होता है, साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं, बी का 1 हो गया। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको किस में मिल रहे हैं, आपके रेटिना ऑफ आई में मिल रहे हैं, और मल्टीपोलर न्यूरॉन आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, मल्टीपोलर न्यूरॉन अभी आपने पढ़ा, ये आपको सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, तो ए का 2 है, फर्स्ट ऑप्शन तो काट देना। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपको रेटिना ऑफ आई में मिलते हैं, बी का 3 है, बी का 3 2 में ही है, बाकी ऑप्शंस काट देना। फिर माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको कहाँ मिलते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में मिलते हैं, और अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आपको कहाँ मिलते हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम में। आगे देखो, अगला चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझोगे। इस टॉपिक का मतलब है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। यहाँ पर आपने क्या पढ़ना, देखो न्यूरॉन्स जो है ना वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, मतलब ये चार्ज हो सकते हैं और ये इंपल्स आगे कैरी कर सकते हैं जब ये पोलराइज स्टेट में। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। देखो मान लो मैंने यहाँ पर एक एक्सोन की मेम्ब्रेन बना दी, मैंने क्या बना दी, एक एक्सोन की मेम्ब्रेन। अब ये जो एक्सोन की मेम्ब्रेन है इसको मैं बोल रही हूँ एक्सोलेमा, यानी इस मेम्ब्रेन को मैंने बोल दिया एक्सोलेमा। पहले ध्यान से समझेंगे फिर लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब होता क्या है ना, अंदर वाले पोर्शन को मैं बोल रही हूँ एक्सोप्लाज्म, मतलब इस एक्सोलेमा एक्सोन की मेम्ब्रेन के अंदर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ। बाहर जो फ्लूइड है उसको मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोल रही हूँ, और अंदर जो फ्लूइड है उसको मैं इंटरसेलुलर फ्लूइड बोल रही हूँ। एक बात आपने बस याद रखनी है कि बाहर की तरफ Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये एक पॉइंट याद रख लो। अब सब इसके अपोजिट चलो, अगर बाहर Na पॉजिटिव ज्यादा है तो अंदर Na पॉजिटिव क्या होगा, कम होगा। दूसरे आयंस होते हैं K पॉजिटिव, एक टाइम पे एक ही आयंस, आप ऐसे याद रखो, एक टाइम पे एक ही आयंस ज्यादा रहेंगे, तो बाहर Na पॉजिटिव ज्यादा है तो K पॉजिटिव कम होंगे। अब बाहर K पॉजिटिव कम है तो अंदर K पॉजिटिव ज्यादा होंगे। साथ साथ में अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस भी होंगे। अब यहाँ पर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो एक सर्टेन वोल्टेज पे ही खुलेंगे। और साथ साथ में यहाँ पर प्रेजेंट होता है सोडियम पोटेशियम पंप, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप। ठीक है, अब आपने ना यहाँ 3 कंडीशन याद रखनी है। वो 3 कंडीशन क्या याद रखनी है कि ये जो एक्सोप्लाज्मा है, ये जो एक्सोलेमा है ना, एक्सोन की जो मेम्ब्रेन है, ये इम्परमिएबल है। किसके लिए इम्परमिएबल है, तो ये इम्परमिएबल है फॉर सोडियम आयन।
मतलब बाहर से कोई भी सोडियम आयन अंदर नहीं आ सकता। लेकिन ये परमिएबल है, किसके लिए परमिएबल है? ये परमिएबल है पोटेशियम आयंस के लिए, यानी अंदर के पोटेशियम आयंस बाहर जा सकते हैं। तीसरा, अंदर जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या है? इम्परमिएबल है। मतलब खुद सोचो, बाहर से पॉजिटिव चार्ज आ नहीं रहे, अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है और अंदर नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अंदर की तो पॉजिटिविटी कम होती जा रही है। यानी अंदर मेरे पास क्या आ रहा है? इनसाइड द सरफेस नेगेटिव चार्ज आ रहा है और बाहर ऑलरेडी Na पॉजिटिव चार्ज ज्यादा थे और K पॉजिटिव भी निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं, तो बाहर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो जब मेम्ब्रेन आउटर साइड में पॉजिटिव है और इनर साइड पे क्या है? नेगेटिव है, तो हम बोल रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे, रेस्टिंग स्टेज पे है, यानी कि ये मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट पे है। और इस टाइम पे यहाँ पर जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा उसको मैं RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोल दूंगी। यानी अभी ये मेम्ब्रेन कोई भी नर्व इंपल्स को जनरेट या कंडक्ट नहीं कर रही। यहाँ पर जो वोल्टेज होती है वो -70 वोल्ट होती है, ठीक है, मिली वोल्ट होती है, ठीक है। क्लियर है? ये बात क्लियर है? इस कंसंट्रेशन को कि बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर कम है, कौन मेंटेन करता है? सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? एक ATP को यूज करता है और क्या करता है? 3 Na पॉजिटिव को बाहर फेंकता है और 2 K पॉजिटिव को अंदर खींचता है। इस चीज को पहले हम NCERT में पढ़ेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। आपने ये नहीं सोचना कि ये टॉपिक आपको कहीं नहीं समझ में आया तो यहाँ भी नहीं आएगा। आप 5 मिनट मुझे दोगे तो ये टॉपिक आपको मैं बहुत सिंप्लीफाई कर कर बताऊंगी। तो सबसे पहली लाइन में तो वो यही बोल रहा है कि न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल्स है क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज स्टेट में है। पोलराइज स्टेट में होने के पीछे का रीजन, यहाँ डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूरल मेम्ब्रेन पे। ये आयन चैनल सिलेक्टिवली परमिएबल होता है डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस के लिए। जब भी कोई न्यूरॉन कोई भी नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा, मतलब वो रेस्टिंग स्टेज पे, तो उसकी एक्सोनल मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली मोर परमिएबल है पोटेशियम के लिए, यानी अंदर के पोटेशियम आयन बाहर आ सकते हैं, पर वो इम्परमिएबल है सोडियम आयन के लिए, यानी बाहर के सोडियम आयन अंदर नहीं जा सकते। सिमिलरली अंदर जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है उसके लिए भी ये मेम्ब्रेन क्या है? इम्परमिएबल है, मतलब अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन है ये भी बाहर नहीं जा सकते। तो कुल मिला के बात यह है कि एक्सोप्लाज्म के अंदर हाई कंसंट्रेशन हो जाती है K पॉजिटिव की और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन की, और लो कंसंट्रेशन होती है Na पॉजिटिव की। इन कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट जो फ्लूइड बाहर साइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, वहां पर लो कंसंट्रेशन होती है K पॉजिटिव की और हाई कंसंट्रेशन होती है Na पॉजिटिव की। एज अ रिजल्ट ये कंसंट्रेशन के पीछे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? सोडियम पोटेशियम पंप, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है इन आयंस का, यानी ATP का यूज करता है। जब भी ये एक ATP यूज करेगा तो 3 Na आउटवर्ड भेजेगा और 2 K पॉजिटिव अंदर। एज अ रिजल्ट जो आउटर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो इनर सरफेस है उस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। यानी हमने बोल दिया कि मेम्ब्रेन क्या है? पोलराइज स्टेट पे है, और मेम्ब्रेन जब पोलराइज स्टेट पे है तो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। यहाँ तक आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ से आपने जो एक चीज याद करनी है आगे पॉइंट समझने के लिए, वो ये याद रखनी है कि पोलराइज्ड स्टेट पे जो मेम्ब्रेन है वहां पर बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? पोलराइज्ड स्टेट है। -70 MV यहाँ पर क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसको ना कुछ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मतलब उस अमाउंट का स्टिमुलस जिससे यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाए। अब मान लो इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। जैसे ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, बाहर के सोडियम आयंस अंदर की तरफ एक्सोप्लाज्म में जाएंगे। अब खुद सोचो, अगर बाहर का पॉजिटिव चार्ज भर भर के मेम्ब्रेन के अंदर आ रहा है तो ये जो पोलैरिटी है ये रिवर्स हो जाएगी। अब अंदर मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो चुकी है और बाहर मेम्ब्रेन नेगेटिव है। इस स्टेट को हम बोलते हैं डीपोलराइज्ड स्टेट। क्या बोलते हैं? डीपोलराइज्ड स्टेट। क्लियर है? और यहाँ का मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग 30 से 40 MV हो जाता है। क्लियर है? वोल्टेज डिफरेंस इतना हो जाता है। अब लेकिन ना ये कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए खुले हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल।
साथ साथ में ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल भी खुल जाते हैं। जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो अंदर का पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, मतलब अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है, तो मेम्ब्रेन दोबारा यहाँ पर अंदर की तरफ नेगेटिव हो गया है, बाहर की तरफ पॉजिटिव, मतलब मेम्ब्रेन दोबारा पोलराइज्ड हो गई है। तो इस कंडीशन को हम रीपोलराइज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीपोलराइज्ड बोलते हैं। ये बेसिक आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इस डायग्राम के थ्रू समझो। देखो, बाहर इधर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यानी ये RMP है, ये पोलराइज स्टेट है। जरूर यहां पर कुछ थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आया होगा, है ना, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आया होगा, सोडियम चैनल खुले होंगे, अंदर सोडियम गया होगा भर भर के, तभी ये मेम्ब्रेन यहाँ डीपोलराइज्ड हुई थी कि अंदर पॉजिटिव चार्ज आया था और बाहर नेगेटिव। अब यहाँ इस पोर्शन में स्टिमुलाई चल रहा है, ठीक है, तो अब अंदर की तरफ क्या होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी अंदर की तरफ ए से बी करंट फ्लो करेगा, ए से बी करंट फ्लो करेगा, और बाहर की तरफ बी से ए। ये सर्किट पूरा हुआ। ऐसे करते करते ये इंपल्स आगे जनरेट होगा। अब बी वाला क्या हो जाएगा? बी वाले पे सोडियम चैनल खुल जाएंगे, बी वाला बाहर से क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे करते करते ये सर्किट आगे चलता रहेगा। ये जो ए वाला था ये दोबारा से अपनी पोलराइज स्टेट पे आ जाएगा, यानी कि ये रीपोलराइज हो जाएगा। बस यही सर्किट पूरा चलता रहेगा। इसको पढ़ लेते हैं हम, इसको आराम से पढ़ते हैं। देखो, यू मस्ट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन। अब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होता है और कंडक्ट होता है। इसके लिए हमने देखा कि साइड ए पे, साइड ए ओरिजिनली तो बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, पर साइड ए पे कोई स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आया तो यहाँ सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम चैनल खुल गए, सोडियम अंदर, यानी अंदर का चार्ज पॉजिटिव। यही बात की यहाँ बोली हुई है कि साइड ए पे जब स्टिमुलस आया पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में, तो मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होगी Na पॉजिटिव की वजह से, जिसकी वजह से रैपिड इन्फ्लक्स हुआ Na पॉजिटिव का अंदर, और रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होगी। मतलब जो आउटर सरफेस पहले पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया, और जो इनर सरफेस पहले नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्लियर है? मतलब कि ये जो ए सरफेस है, ए वाला रीजन है, ये क्या हो गया? ये डीपोलराइज्ड हो गया। ये पोलराइज से क्या हो गया? डीपोलराइज्ड हो गया। तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो जनरेट हुआ है पॉइंट ए पे, उसको एक्शन पोटेंशियल बोल रहे हो या नर्व इंपल्स बोल रहे हो, ठीक है। और बी वाला जो था उसमें तो बाहर पॉजिटिव चार्ज ही है, अंदर नेगेटिव ही है, मतलब वो तो पोलराइज्ड ही है। तो यहाँ पर सर्किट पूरा हो गया कि करंट जो है वो इनर सरफेस पे ए से बी जाएगा, इनर सरफेस पे ए से बी जाएगा, और आउटर पे बी से ए जाएगा, ठीक है। आउटर पे कहाँ जाएगा? बी से ए, ठीक है। ऐसे करते करते ये इंपल्स आगे भी चलती रही। ये सब क्यों हुआ था? क्योंकि ये स्टिमुलस जो इंड्यूस हुआ था उसकी वजह से सोडियम आयंस अंदर जाने लगे थे, पर ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। क्विकली इसके बाद के पॉजिटिव वाले चैनल्स खुल जाते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं, और पोटेशियम आयंस बाहर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल दोबारा रिस्टोर हो जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज स्टेट जब दोबारा रिस्टोर होती है उसको हम रीपोलराइज स्टेट बोलते हैं। आई होप मैंने इस टॉपिक से जस्टिस किया है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज मुझे बताना, मैं अलग से भी इसका वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज एक दो बार तसल्ली से बैठ के 5 मिनट इसको देखो। जब आप 5 मिनट इसको देखोगे तो ये बहुत आराम से समझ में आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। देखो, जनरेशन और कंडक्शन तो तुमने पढ़ लिया, अब तुम पढ़ते हो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। अब इसके लिए ना मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक डायग्राम बना रही हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास सेल बॉडी थी, ठीक है। इस सेल बॉडी में से ऐसे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ऐसे डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सोन है, ये एक्सोन टर्मिनल है, और ये एक्सोन टर्मिनल में ऐसे ये साइनेप्टिक नोब्स बनी हुई है। ये एक न्यूरॉन, ऐसे मल्टीपल न्यूरॉन्स है, मिलियंस में। तो ऐसा सेम एक और न्यूरॉन हमारे पास इधर पीछे लगा हुआ, ठीक है। तो इस न्यूरॉन की, पहले वाली न्यूरॉन की मेम्ब्रेन आप देखोगे, उसको आप बोलोगे प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। बाद वाले की देखोगे उसको आप बोलोगे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इनके बीच का जो गैप आप देखते हो उसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस पूरे पोर्शन को मिलाकर हम बोल देते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। इस डायग्राम को यहां से ध्यान से देखो, ये पहले वाले न्यूरॉन का एंड है, इसकी मेम्ब्रेन को तुम क्या बोल रहे हो? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये दूसरे न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बनाई हुई है, अगले न्यूरॉन की, इसकी मेम्ब्रेन को पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हो।
इनके बीच के गैप को आप साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल रहे हो और इस पूरे जंक्शन को साइनेप्सिस बोलते हो, ठीक है। इस देखो ये एक्सोनल टर्मिनल था, यहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल्स थी, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर था। जैसे ही सिग्नल इधर आएगा ये साइनेप्टिक वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन के साथ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएंगी और फट जाएंगी। यहाँ इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट है और वहां जाकर ये बाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पढ़ते हैं इसको। देखो नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाती है एक जंक्शन के थ्रू जिसको साइनेप्स बोलते हैं। साइनेप्स कैसे बनता है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से, और इनके बीच में एक गैप हो सकता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। दो तरह के साइनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स वो होते हैं जिनके बीच में ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी गैप जंक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ पर प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल पास है, क्लोज प्रोक्सिमिटी में। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट बिल्कुल इंपल्स बिल्कुल इलेक्ट्रिकल करंट की तरह जाती है, पता ही नहीं लगता कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रही है। इतने सारे न्यूरॉन से भी जब इंपल्स चल जाती है ऐसा लगता है एक सिंगल न्यूरॉन से ही जा रही है, क्योंकि बीच में कोई गैप नहीं है। और अगर आप केमिकल साइनेप्स की बात करोगे तो केमिकल साइनेप्स में क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जो केमिकल से भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर से भरा होता है, जिसका एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलाइन, या डोपामाइन और सेरोटोनिन भी न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल। अब ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस तो बहुत फास्ट होती है पर ये हमारे सिस्टम में रेयर होती है, और ये जो केमिकल साइनेप्सिस है इनमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, ये हमारे सिस्टम में बहुत ज्यादा कॉमन, ठीक है। वही बात है, जब भी कोई नर्व इंपल्स आएगी एक्सोनल एंड तक, ये जो वेसिकल है ये क्या करेंगे, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेंगे और इस गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और बस आगे अगले न्यूरॉन तक सेम प्रोसेस होते हुए ये जो वो है इंपल्स है ये आगे जनरेट होती रहेगी। याद रखना इन न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में प्रेजेंट है। यहां से हमारे पास क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, देखो पिछले क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। देखो माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, पीएनएस में तो श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट किसमें होते हैं, सीएनएस में, ये मैं बता चुकी थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइनेप्स। साइनेप्स के अकॉर्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द मेम्ब्रेन्स ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज प्रोक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बिल्कुल ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में होती है, बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। बिल्कुल बीच में कोई केमिकल इन्वॉल्व नहीं होता है। केमिकल साइनेप्सिस यूज करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को, जैसे एसिटाइल कोलाइन को, ये भी सही है। वो कह रहे हैं इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर। नहीं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इंपल्स ट्रांसमिशन फास्टर होती है, केमिकल में तो स्लो होती है, तो यही गलत ऑप्शन। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो देख लो। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है, द स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन साइनेप्स आर प्रेजेंट इन। मैंने बताया था पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन 2017 में भी सेम क्वेश्चन था, 2026 में भी। यहां से पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता चलती है। डायरेक्ट देखो जिसने पीवाईक्यू किए होंगे +4 मार्क्स मिल गए होंगे देखते ही, कुछ भी अलग नहीं है। वही पूछा हुआ है, रिसेप्टर साइट न्यूरोट्रांसमीटर की कहां प्रेजेंट है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आ जाता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो स्पाइनल कॉर्ड तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हमने ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ब्रेन क्या है, हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन है बॉडी का, जो बॉडी को सारी कमांड दे रहा है और बॉडी के सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारे वॉलेंटरी एक्शन की उठकर कहीं जाना है, मूव करना है, बॉडी का बैलेंसिंग, बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शन भी, जैसे डाइजेशन हो रही है, हार्ट बीट चल रही है, इन पे आपका कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन इनवॉलेंटरी एक्शन और वॉलेंटरी दोनों को ही कंट्रोल करा। थर्मो रेगुलेशन, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करा, हमें भूख लगना, थर्स्ट, हमारी सर्काडियन रिदम, ये सारी चीजों को ब्रेन कंट्रोल करा, ठीक है। उसके अलावा देखो इवन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी, हमारे बिहेवियर को भी कंट्रोल करा, हमारी विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, हर चीज को कंट्रोल करा। अब ये इतना वाइटल ऑर्गन है तो ये प्रोटेक्टेड होता है स्कल से, और स्कल में भी ये ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होता है। क्रेनियम जो कि 8 बोन से मिलकर बना हुआ है। अगर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ा है, ये 8 बोन्स याद है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से टाइप कर दो टाइम स्टैम्प के साथ। अब देखो ब्रेन कैसे प्रोटेक्टेड है, ये क्रेनियम से तो प्रोटेक्टेड है ही, पर उसके अंदर 3 मेनिंजेस है, मतलब कि 3 क्या है और लेयर्स है। जो आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर है, इसको प्रॉपर पेन से बनाते हैं, आउटर लेयर है, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर। क्या बोलते हैं, ड्यूरा मैटर। जो मिडल लेयर है इसको हम बोलते हैं एरेक्टिनोइड,
और जो इनर लेयर है उसको हम बोलते हैं पाया मैटर। ठीक है, अब ये जो ड्यूरा मैटर के नीचे का स्पेस है इसको हम बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। कहने का मतलब है एरिकनॉइड और ड्यूरा मैटर के बीच का जो स्पेस है सब ड्यूरल स्पेस उसको बोलेंगे। और ये जो एरिकनॉइड और पाया मैटर के बीच का स्पेस है इसको सब एरिकनॉइड स्पेस बोलेंगे। हमारा जो ब्रेन है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। चलो एक एक कर इसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन में हमारे पास आ जाते हैं 3 पार्ट, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को मिलाकर आप डायनसेफेलोन भी बोल देते हो। फोर ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, इवन पूरे ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम मेजर पार्ट फॉर्म करता है ह्यूमन ब्रेन का। सेरिब्रम ना 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, और इसको डिवाइड करने के पीछे एक डीप क्लेफ्ट रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब लिखा हुआ है अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हाफ्स, जिनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेफ्ट और राइट। ये जो हेमिस्फीयर है ये आपस में एक नर्व फाइबर से जुड़े होते हैं। इस नर्व फाइबर्स को कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर होती है सेल्स की सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, और इसका ग्रेइश अपीयरेंस होता है क्योंकि न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज है वो यहाँ एक्यूमुलेटेड है और वो ग्रेइश कलर की होती है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ग्रेइश अपीयरेंस देती है। ये ऐसे ऐसे हिस्सों में, फोल्ड्स में, प्रोमिनेंट फोल्ड्स में डिवाइड होता है, और इन फोल्ड्स को हम गायराई और सल्काई भी बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में 3 एरियाज है, एक मोटर, दूसरे सेंसरी, और एक ऐसे रीजन्स है, ऐसे एरियाज है जो ना तो मोटर है ना सेंसरी है, उनको एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। एसोसिएशन एरिया क्या कर रहे हैं, आपके मेमोरी और कम्युनिकेशन में इनका फंक्शन। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्स आर कवर्ड विद बाइलिन शीथ विद। देखो जैसे आउटर पार्ट था जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे थे, जो ग्रेइश अपीयरेंस का था, क्यों, क्योंकि वहां पर सेल बॉडीज एक्यूमुलेटेड है। वैसे जो इनर पार्ट होता है उसको आप, वहां पर व्हाइटिश अपीयरेंस होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, एक्सोनल पार्ट एसोसिएटेड है, तो इसको आप बोलते हो व्हाइटिश अपीयरेंस। तो इनर पार्ट जो है उसकी अपीयरेंस क्या होती है, व्हाइटिश। फिर बोल रहे हैं जो सेरिब्रम है वो रैप करता है एक स्ट्रक्चर को जिसको थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस हमारी बॉडी का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग में। लास्ट आप यहाँ पर पढ़ते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है फोर ब्रेन का वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे सेंटर्स हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, उसको, थर्स्ट को, हंगर को, इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। याद रखना अगले चैप्टर में भी आप पढ़ते हो हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वही बात लिखी हुई है कि यहाँ पर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जिनको न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो काफी सारे हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं जिनको हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं। अब देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट और इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस मिलके हमारा लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बनाता है। तो आपसे पूछे लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब कौन बनाता है, तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का इनर पार्ट अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ये जो लिम्बिक पार्ट है ये हाइपोथैलेमस के साथ मिलके हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को, हमारे और इमोशंस, खुश होना, प्लेजर, गुस्सा आना, फियर होना, मोटिवेशन, इन सारी चीजों को भी कंट्रोल करता है। फिर आ जाता है हमारे पास मिड ब्रेन जो फोर ब्रेन के थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के पोन्स रीजन के बीच में एसोसिएटेड है, उसको मिड ब्रेन बोलते हैं। यहाँ पर एक कैनाल पास होती है जिसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, और यहाँ पर 4 लोब्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। लास्ट आप हाइंड ब्रेन पढ़ते हो, हाइंड ब्रेन के 3 हिस्से हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। मेडुला को मेडुला ओब्लोंगाटा भी बोल रहे हो। पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। पोन्स ऐसे फाइबर ऑफ ट्रैक्स को कंसिस्ट करता है जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को कंबाइन करके रख रहा है, इंटरकनेक्ट करके रख रहा है। सेरिबेलम का मेन काम क्या है, यहाँ पर जो सरफेस है वो कॉन्वुलेटेड होता है जो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है और न्यूरॉन्स को ऐड करने के लिए। मेडुला क्या कर रहा है, मेडुला, द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। अगर आपसे पूछ ले हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट मेडुला से कनेक्टेड, कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, तो मेडुला। मेडुला में हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सारे सेंटर्स प्रेजेंट है। अब देखो ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम कौन बनाता है, तो मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगाटा मिलकर ब्रेन स्टेम बनाता है। ब्रेन स्टेम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट, फिर चैप्टर खत्म है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड। देखो वो बोल रहा है सेरिबेलम लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन करवा रहा है, कॉर्पस कैलोसम कम्युनिकेशन करवा रहा है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में, ये तो सही है। कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जोड़कर रख रहा है। सेरिब्रम क्या करवा रहा है, कैलकुलेशन और कंटेम्पलेशन। मेडुला ओब्लोंगाटा होम्योस्टैटिक कंट्रोल,
मेंटेन करवा रहा है। AIPMT का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो आंसर हमारे पास आ जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन में कोई रोल नहीं निभा रहा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड। इनकरेक्टली पेयर्ड आपने बताना है। वो कह रहा है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या है, जो राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ रहा है, ये तो सही है। मेडुला ऑब्लोंगाटा हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं और ये हमारे टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को रेगुलेट कर रहा है। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम में वो बोल रहा है कंसिस्ट ऑफ फाइबर ऑफ ट्रैक दैट इंटरकरेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। आप लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में अभी पढ़ चुके हो। आगे देखो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। सबको पता है, हाइपोथैलेमस 2019 में क्वेश्चन आया था। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ब्रेन विच हैज न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये आप ब्रीथिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे। पोन्स रीजन में, हाइंड ब्रेन के पोन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है। फिर बोल रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ये बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। ब्रेन स्टेम में वो कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा, पोन्स और सेरिब्रम आ रहा है। यहाँ अभी आपने पढ़ा ब्रेन स्टेम में क्या आ रहा है, ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या आ रहा है, यहीं पर अभी आपने पढ़ा था कि हमारे पास यहाँ पर मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा आ रहा है। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। ठीक है, तो अपना स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, पोन्स। पोन्स क्या है, जो कनेक्ट कर रहा है डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को। एनसीईआरटी की लाइन है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। फिर मेडुला, मेडुला क्या कर रहा है, यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है गैस्ट्रिक के, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के और रेस्पिरेशन के। सेरिबेलम क्या कर रहा है, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्वोल्यूटेड सरफेस यहाँ पर है तो एडिशनल स्पेस प्रोवाइड कर रहा है और न्यूरॉन्स के लिए, और बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाकर रख रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन्स हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर करते हैं। 2023 का ये क्वेश्चन है। यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना अगला लेक्चर कौन सा चाहिए। चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारा जो फर्स्ट कमेंट है उसमें पिंड कमेंट को देख लेना। आप वहां से बाइक्यूज ऐप को डाउनलोड कर ये पीडीएफ ले सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू सो मच।